नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपको ज्ञान सेतु एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी, जो कि आपका है भारत से हम क्या सीखे। इस पाठ का हम लोग लेखक परिचय हम लोग जान चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पे देख ली। बहुत अर्थ शब्द में क्या है, हम लेखक परिचय हम पढ़ाकर बताए हुए है, अर्थ तोड़ के। चलिए तो आज हम लोग जानेंगे भारत से हम क्या सीखे, क्या है आखिर इसमें, और इसी के बारे में क्या करें आज हम लोग पढ़ेंगे। एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, सर्व विद्या संप्रदा और प्रकृति से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। कहने का अर्थ है, लेखक जी कह रहे हैं कि अगर हमसे कोई भी प्रकृति से परिपूर्ण, सौंदर्य से परिपूर्ण और दुनिया में कोई भी देश के बारे में अगर पूछेगा कि भूमंडल पर यानी जमीन पर कौन ऐसा देश है जो सभी तरह से आपका परिपूर्ण है, तो वो देश का नाम क्या लेंगे? हम भारत लेंगे। काहे कि दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा देश भारत है आपका है। कौन कह रहे थे? लेखक जी कह रहे हैं। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। मतलब कहने का अर्थ है, भारत एक ऐसा देश है जहां क्या है, भूतल पे ही स्वर्ग एक तरह से देखा जा रहा है। कौन कह रहे थे? लेखक जी कह रहे हैं, मैक्स मुलर जी। यदि आप यह जानना चाहे कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर विचार कर उनमें से कईयों के समाधान ढूंढ निकाले है कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन की योग्य है। यानी कहने का अर्थ है कि साक्षात्कार एवं मानव मस्तिष्क के लिए सर्वप्रथम जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या दूर करने के लिए, यानी पढ़ने लिखने के लिए, और मनुष्य को मानव मस्तिष्क की उत्कृष्ट उपलब्धियां बढ़ाने के लिए अगर कोई भी हमसे पूछेगा कि कौन सा देश आपका अच्छा है, तो उस देश का नाम क्या आपका? तो भारत ही लेखक जी लेंगे। मतलब कहने का अर्थ है, भारत इतना आपके अच्छा थे साक्षरता से लेकर और हर एक समस्या को दूर करने से लेकर। तो मैं यही भी भारत का ही नाम लूंगा। मतलब हर एक तरह से, साक्षरता से हो, चाहे समस्या को दूर करने से हो, चाहे परिपूर्ण से हो, चाहे प्रकृति के बारे में हो, सभी के बारे में अगर लेखक जी से पूछेंगे कोई भी, तो क्या बताएंगे? कौन सा देश का नाम बताएंगे? तो भारत का ही नाम बताएंगे। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों के विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण। यानी कहने का अर्थ है कि यूरोपियन हो गए, चाहे यहूदी हो गए, चाहे यूनानी हो गए, चाहे रोमन हो गए, इस सब जाति को अगर कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए, यानी क्या चीज़ साहित्य, मतलब साहित्य के कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए, तो क्या लेंगे? उस समय भी पूरा परिपूर्ण अगर नाम लेंगे तो किसका लेंगे? भारत का ही नाम लेंगे। अधिक स्वर्गीय, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहे कि संपूर्णतः मानवीय बन जाए और जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा। यानी कहने का अर्थ है कि यूरोपीय जाति, यूनानी जाति यानी रोमन जाति, ये सब जाति अगर साहित्य पढ़ने के लिए अगर लेखक जी से पूछे और जीवन को अच्छा जीने के लिए, अगला जन्म तक जीने के लिए, यानी बच्चा से लेकर और बुढ़ापे तक जीने के लिए अगर अच्छा से परिपूर्ण अगर कोई भी देश के बारे में पूछे कि कौन सा देश सही है जिससे हम लोग सभी तरह से ज्ञान हम लोग अर्जित कर सकते हैं, तो लेखक जी किनका नाम बताएंगे? आपका भारत का ही नाम बताएंगे। बताइए भारत कितना अच्छा था। जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या ऐसे देशों दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रही मतलब है। यानी कहने का अर्थ है, जो यूनान के हैं, जो यूरोप के हैं, जो लोग भारत में घूमने आए हैं तो कहाँ घूमते हैं? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई घूमते हैं। लेकिन लेखक जी के अनुसार
सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ जाता है? तो आपका ग्राम में जाता है, यानी नागरिक की ओर, यानी ग्रामवासी में आपका जाता है, यानी कहने का अर्थ है गांव में जाता है। क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। पूछेगा कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो कहाँ हो सकते हैं? तब का गांव में आपका हो सकते हैं। किनके अनुसार? तो मैक्स मुलर जी के अनुसार। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यानी कहने का अर्थ है कोई भी समस्या है, भारत में ही क्यों ना समस्या है, चाहे यूरोप में भी समस्या है, तो उसका सॉल्यूशन केवल कौन कर सकता है? तो आपका केवल आपका भारत ही कर सकता है। केवल क्या आपका यहाँ उस भारत को पहचान सकने की दृष्टि होना चाहिए। ठीक है, भारत में किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, लेखक जी के अनुसार। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है आपका रुचि किसी भी विषय में हो, किसी भी कोई भी चीज करने में हो और अच्छा जीवन जीने के लिए, तो कहाँ आपको आना पड़ेगा? तो आपको भारत ही आना पड़ेगा, लेखक जी कह रहे हैं। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में आपने यहाँ के श्रेष्ठ विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि आप किसी भी विषय में श्रेष्ठम लिए हैं, ज्ञान विज्ञान की, या किसी विषय में आपका रुचि है, बड़ी से बड़ी आपका रुचि है, तो आपको प्रवास आपको केवल आपको भारत ही करना पड़ेगा। प्रवास मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना। और किसी भी विषय में आपको ज्ञान विज्ञान हो, साहित्य में हो, कोई भी विषय में कोई भी समस्या का समाधान करने में हो, तब तो कहाँ आपको आना पड़ेगा? तो आपको भारत ही आपको आना पड़ेगा, लेखक जी के अनुसार। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं, यानी कहने का अर्थ है ज्योग्राफी में आप अगर रुचि रखते हैं, तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यानी कहने का अर्थ लेखक जी कह रहे हैं कि अगर आपको भूमि के बारे में आपको रुचि है, भूमि के बारे में आपको जानना है, तो श्रीलंका से हिमालय से लेकर कहाँ तक फैला है? आपका श्रीलंका तक आपका भूप्रदेश आपको प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो आपको लेखक जी कह रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को भूविज्ञान में, ज्योग्राफी में जिनको भी दिलचस्पी है, वो क्या कर रहे हैं? वो आप भारत चल रही है, हिमालय से लेकर श्रीलंका तक क्या आपको प्रतीक्षा आपके एक तरह से कर रहे हैं। यदि आप वनस्पति जगत में विचारण चाहते हैं, तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हार्कस और जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिक अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यानी कहने का अर्थ है लेखक जी कह रहे हैं कि अगर भूविज्ञान में है तो कहाँ से आना पड़ेगा? हिमालय से लेकर श्रीलंका तक। अगर आप वनस्पति विज्ञान में अगर आपको रुचि है, तो क्या है, हार्कस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, वो क्या एक तरह से आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर वहां पर जाइएगा तो एक तरह से क्या होगा, वो आपको आकर्षित कर लेगा, यानी अपने तरफ क्या करेगा, खींच लेंगे। अगर आपको वनस्पति विज्ञान में आपको अभिरुचि है तो हार्कस जी क्या करेंगे, उनको अपने तरफ खींच लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। इतना अच्छा वो बताएंगे भारत में। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है, तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा। यानी कहने का अर्थ है, कह रहे हैं लेखक जी, अगर आपको रुचि जीव जंतु के बारे में जानना है, तो हेकल की ओर आपका अवश्य जाना होगा। भूविज्ञान में होगा तक भूविज्ञान में श्रीलंका से, हिमालय से श्रीलंका तक जाना पड़ेगा। अगर वनस्पति विज्ञान में होगा तो हार्कस के पास जाना होगा, आकर्षित करने। अगर जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना है तो आपको हेकल के पास आपको जाना पड़ेगा, जो इन दिनों भारत के कनांतरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र से मोती भी बीन रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है इन दिनों में भारत में क्या है, वो छानबीन अपना कर रहा है कि समुद्र से क्या रहे, मोती ही मोती अपना बीन रहे हैं, छानबीन करके। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के लिए सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। एक और भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले, जिनको अच्छा जीवन जीना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा कुछ करना है, तो भारत में आपको निवास करना ही पड़ेगा। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं,
क्या करें, यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप विद्या में अगर पाठन में आपको अभिरुचि है तो आपको एक तरह से भारत क्या, एक म्यूजियम तो संग्रहालय की तरह आपको क्या कर रहा है, आपको जीता जागता आपको लगेगा। यानी आप भारत ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमा या किसी प्राणी के कोई भाग ढूंढना निकालने के आनंद का अनुभव किए हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के ध्वंस अवशेषों को खोद निकालने के लिए आपको फवारा अतारू ही उठेगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप पुरातत्व में मतलब पहले के इतिहास के जानने में अगर प्रेमी हैं तो आपको भारत आना पड़ेगा और जनरल कनिंघम में क्या है, उनके कुछ पुस्तक है उनको पढ़ लेना पड़ेगा और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी आपको पढ़ लेना पड़ेगा। बिहार मतलब होता है कि मठ, बौद्ध सम्राटों द्वारा क्या निर्मित जो नालंदा विश्वविद्यालय थे उनके बारे में जो ध्वंस अवशेष है अगर आपको उसके बारे में जानना है जनरल कनिंघम के जो लिखे हुए हैं वो पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद ही फावड़ा उठाने के लिए क्या आप उतारू हो जाएंगे। आपको केवल भारत में ही आपको देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में पुराने सिक्के के लिए लगाव है, कह रहे अगर आपके मन में पुराने सिक्के के लिए आपको बहुत साल पहले के आपको सिक्के का आपका लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्का प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। यानी अगर आप सिक्के में दिलचस्पी रखते हैं तो भारत आकर क्या करना पड़ेगा, आपको जिस देश के आपको सिक्का आपको खोजना है आपको भारत में आकर क्या कर सकते हैं, आप उस सिक्के को आपको उपलब्ध आपको हो जाएंगे, खोज सकते हैं। जब वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दाइश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। पूछेगा आपसे कि जब भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था तो उनको कितने दाइश नामक सोने के सिक्के मिले थे, 172 दाइश नामक सोने के सिक्के मिले थे। कहाँ मिले थे, वाराणसी के पास। वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यहाँ समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रशोषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपनी मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। यानी कहने का अर्थ है वो सोचे 172 दाइश नामक सोने के सिक्के मिले, सोचे एक तरह से क्या है आपका एक अलग धातु है जो क्या करेगा, वो ईस्ट इंडिया की जो कंपनी था जो मालिक का सेवा करने वाला था उसके पास वो भिजवा दिया कि अगर भिजवा देंगे तो उसे खुश होकर हमको कुछ प्रशंसा करेंगे, कुछ अच्छा हमको पोस्ट पर कर देंगे, यानी हमको अच्छा कहेंगे, है क्या। लेकिन वो तो था सोने का सिक्का, उनको पता नहीं था। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यह नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही ना पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। यानी कहने का अर्थ है उस सोने के सिक्के के ऐतिहासिक जन्म नहीं किया कि सोने का सिक्का है कि क्या है, उसको क्या किया, जाकर उसको गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटे तो वह स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। जब वारेन हेस्टिंग जैसे इंग्लैंड गए तब तक क्या होता, जो स्वर्ण मुद्रा थी वो नष्ट हो चुकी थी कि उसको गला दिया था सॉरी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दे। यानी कहने का अर्थ है अगर आपको कहीं भी अगर ऐसा कुछ धातु मिले तो उसको जांच पड़ताल करवाने के बाद ही क्या करना है, कुछ उसको तोड़ना है, चाहे जलाना है, चाहे आपको गलाना है। यानी कहने का लेखक जी कह रहे हैं कि ऐसा घटना हम लोगों के बीच आप होना नहीं चाहिए। जो कौन किए थे, वारेन हेस्टिंग जो किए थे। देवता विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवता विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण देवता विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया। यानी कहने का अर्थ है एक तरह से विज्ञान पर देवताओं का क्या पड़ा है, एक तरह से आपका नया स्वरूप आपका पड़ा है। किस में, आपका भारत में। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे देवता विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखा है अभी निर्मित नहीं होनी है और यह कार्य जितना ही सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यथा कहीं
नहीं। मतलब कहने का अर्थ है जितने अच्छे तरह से देवताय विज्ञान का आधारशिला भारत में स्थापित हो सकता है, अन्यथा कोई भी देश में ऐसा हो नहीं सकता है। पूछेगा दैत्य विज्ञान अच्छी तरह से कहाँ स्थापना हो सकता है, तो केवल आपका भारत में हो सकता है। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। मतलब अनेक कथाओं में क्या कर रहा है कि अनेक कथाओं में अध्ययन के क्षेत्र में भारत क्या है आपका संचार, मतलब होता है प्रचार प्रसार हो चुका है कि भारत क्या है, अनेक कथाओं में कहानियों में क्या है, भारत एक तरह से एक संचार में एक तरह से एक दूसरे देश में फैल गया कि भारत क्या है आपका कहानी कविताएं बहुत अच्छा तरह से प्रचार प्रसार कर रहे, यानी अच्छा उनका लगता है। क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नन्ना विद्या साधन और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती थी। मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत सारे जो कथाएं थे भारत के मार्गों द्वारा, भारत में ही क्या होता साधन था, अब भारत ही क्या करता था, अनेक जो आपका देश था पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है, भारत ही भेजता था। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माने जाने लग गया। क्या कर रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माने जाने लगा है। मतलब जितना भी कथाएं हैं, जितना भी दंत कथा है, वो किसको मानने लगे, प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को मानने जाने लगे है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत, थोड़ा लाइन गड़बड़ा गया, किंतु यह भी अनेक समस्या ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। मतलब एक ऐसी समस्या है जो कि अपने समाधान को उसको सोल्यूशन करने के लिए क्या प्रतीक्षा कर रही है, आखिर कहाँ से आया। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के क्रिटिलियस में मिलती है। पूछेगा कि शेर की खाल में गधा की कहावत किसके प्रसिद्ध क्रिटिलियस में मिलता है, तो आपका प्लेटो को क्रिटिलियस में क्या मिलता है, आपको मिलता है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी और इस प्रकार हम नियोले या चूहे से संबद्ध उस नीति कथाओं को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। यानी कहने का अर्थ है कि आपका जो चूहा शेर की खाल में गधा की कहावत, और उसके बाद आपका है कि नेवला और चूहे की कहानी एक तरह से आपका कहाँ से आपका लिया गया है, लेखक जी के अनुसार यह भारत से ही लिया गया है। यह भी संस्कृत की एक कथा से स्वरवंश में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची। यानी कहने का अर्थ यूनान में यह कहानी जो शेर गधा का खाल है, नेवला चूहा है, इस सब आपका यूनान में आपका कैसे पहुंच गया। ये कहीं ना कहीं कहाँ का था, भारत कहीं था। वहां ईसा पूर्वी चौथी सदी में ही एस्टेटिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गए। मतलब कहने का अर्थ है कि ईसा चौथी सदी में बहुत पहले ही क्या वहां पे एक तरह से स्थान वो पा गई थी। कौन, शेर की खाल में गधा की कहावत और आपका नेवले और चूहे के कहावत। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। मतलब उस क्षेत्र में भी बहुत काम करना होगा कि ये जो कहानी था शेर गधा की खाल नेवले और चूहे का खाल, एक आपका कहाँ से आपका लिया गया था, कहाँ वहाँ कैसे पहुँच गया। लेखक जी का इसमें क्या है, बहुत गहरे रूप से आपको काम करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ के हैं। हमें इससे भी और अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यानी कहने का अर्थ है वो कह रहा है कि इससे भी क्या अधिक बहुत आपको गहरा तक प्रवेश करना पड़ेगा, तब हम लोग को पता चले कि भारत क्या है कि अनेक आपका देश का आपका है। अब बहुत ऐसा दंत कथा जो आपका पूर्वी से पश्चिम की ओर क्या आपका देखने को आपको मिलता है। तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सुलेमान के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। यानी कहने का अर्थ है कि सुलेमान के समय ही भारत और सीरिया फिलिस्तीन के मध्य आवागमन मतलब आने जाने की सुविधा क्या हो चुकी, सुलभ आपका हो चुके थे। शायद उसी से कहीं चल गया होगा, लेखक जी ऐसा कह रहे हैं। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं को ओफिर
से निर्यात की बात बाइबल में ही कही गई है। मतलब कहने का अर्थ है कि इस सब का आपका निर्यात कहाँ से कहा, बाइबल में आपको कहा गया है कि हाथी की दांत, बंदर, मोर, चंदन, ये सभी वस्तुएं कहाँ से आपको केवल आपका आ सकता है, केवल आपका भारत से ही आपका आ सकता है। ये वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देशों से नहीं लाई जा सकती। यानी कहने का अर्थ है हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि सब कोई भी देश से आपको लिया ही नहीं जा सकता है, केवल कहाँ से आपको मिल सकता था, केवल आपके भारत से ही मिल सकता था, आपके बाइबल में कहा गया है। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध काफी बिल्कुल ठप हो गया था। मतलब कहने का अर्थ है यह भी मान लेना नहीं चाहिए कि जो आपका बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी और लाल सागर भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था, ये मानना आपका नहीं कर सकते कि ठप ही हो गया था, चालू ही था, ठप नहीं कर सकते। चालू भी मतलब कहीं नहीं कह सकते कि ठप हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं 11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के यह व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। मतलब कहने का अर्थ है कि शाहनामा के रचना काल में भी 10वीं 11वीं सदी में भारत के साथ यूरोप के कभी भी व्यापारिक आपका बंद नहीं हुआ था। आप में से कईयों ने भाषा का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। मतलब कह रहे हैं कि आप में से कईयों ने भाषा का नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किए होंगे। अध्ययन मतलब पढ़ना, भाषा विज्ञान के बारे में पढ़े होंगे। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्द का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। यानी कहने का अर्थ है, लेखक जी कह रहे हैं कि अगर आप अनेक भाषा के बारे में पढ़े होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि केवल आपको क्या कर सकता है कि भारत से कहीं ना कहीं आपका कमी है, भारत के जैसा आपका नहीं है। भारत में क्या व्याकरणात्मक तत्वों के विकास आपका हो चुका है। यानी कहने का अर्थ है कि आप कहीं भी पढ़िएगा भाषा के बारे में, भाषा विज्ञान के बारे में आप कहीं पढ़िएगा तो भारत का आपको पढ़ता आपका नहीं कर सकता है, कहीं कि क्या भारत से कमी यहाँ पे होगा। वहाँ आपको आर्य, द्रव्य, मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जातीय की बोलचाल की भाषाएं का ही नहीं अपूर्ति उनके साथ यूनानी, पूची, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारी एवं विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है भारत में सभी तरह के आर्य भी भाषा बोला जाता है, द्रव्य भाषा बोला जाता है, मुंडा जैसा भाषा आपको बोला जाता है, यूनानी, पूची, हून, अरब, यानी इस सब क्या आपको सभी तरह से आक्रमणकारी जितना भी थे विजेताओं की भाषा सम्मिश्रण यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे बोला जाता है। कहाँ पे? तो आपको भारत में बोला जाता है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हो, मैं विधि शास्त्र आप एक तरह से कहा जाए, अगर आप वकील है तो आपको विद्या संहिताओं के एक ऐसा इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम एवं या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वत्र विभिन्न होते हुए भी इनके साथ समानता और विभिन्नता के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है अगर आप कानून में है, अगर विधि शास्त्र, अगर आप एक तरह से आपका लॉ है, जज है, तो एक तरह से क्या होगा आपको ऐसा आप विधि शास्त्र के बारे में अध्ययन कीजिए क्या जिसमें आपको क्या होगा कि यूनान एवं रोम के विभिन्न अर्थशास्त्र के कारण विधि शास्त्र के विद्यार्थी के लिए उपयोगी आपका सिद्ध हो सकता है। मतलब ऐसा उसमें खोज कीजिए कि हाँ कि क्या होगा जितना भी यूनान एवं यूरोप के विधि शास्त्र इतिहास के सर्वत्र विभिन्न होते हैं उनसे भी क्या आपका भारत का आपको अलग आपका सिद्ध आपका हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो यूनान यूरोप में जो आपका विधि शास्त्र कानून आपका जो वहाँ गया एक तरह से कहा जाता है भारत से ही आपका गया है, आपको सिद्ध कर सकते हैं पढ़ने के बाद ही। उदाहरण के लिए हम धर्मसूत्र या समाचारिक सूत्रों को ही ले ले या धर्मसूत्र, मानव धर्मसूत्र जैसे प्रवर्ती विधि ग्रंथि की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। मतलब कहने का अर्थ है उदाहरण के लिए क्या ले, हम धर्मसूत्र ही ले ले या मानव धर्मसूत्र ही हम ले सकते हैं। यदि आप लोग को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून की पुरातन रूप के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और बैरिस्टिक को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायत के रूप में इसके प्रत्यक्षण दर्शन का सुयोग अन्यास ही मिल जाए। यानी कहने का अर्थ है कि आपको किस तरह से कानून के बारे में पढ़ना है, लॉ के बारे में पढ़ना है, किसी तरह से आपको राजनीति के बारे में पढ़ना है, किस तरह से भी आपको पढ़ना है तो अब बैरिस्टर के कोई तरह से आपको पढ़ना है तो आपको भारत में आपको आना पड़ेगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। यानी कहने का अर्थ है कि भारत में हर एक तरह से क्या आपका
हर तरह से समझना और समझाने के क्या आपको बहुत बड़ा आपका क्या क्षेत्र आपका विद्यमान यहाँ पे आपका भारत आपका है। ऐसा कौन कह रहे थे? लेखक जी कह रहे हैं भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य छायामीन रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की भूमि और बौद्ध धर्म की यहाँ जन्मभूमि और पारसियों के जराधुष्ट धर्म की यह शरण स्थली, यानी कहने का अर्थ है भारत एक तरह से क्या है, ब्राह्मण वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध का भी भूमि है, पारसियों का भी भूमि है। इस तरह क्या आपका भारत आपका भूमि आपका है। आज भी यह नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं कि भारत में आप अपने आपको सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। मतलब कहने का आज भी एक तरह से कहा जाता है कि अगर भारत में आपका है, अगर भारत में अगर आप खड़े हैं तो भविष्य के बीच में क्या है, मतलब एक सर्वत्र अत्यंत प्राचीन मतलब भारत में अपने आप को सर्वत्र अत्यंत सबसे अच्छा और सबसे सर्वव्यापी आप भारत में क्या है बीच भविष्य के बीच में आप खड़े पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ है भारत में एक ऐसा आपका पुरातन आपको विश्व मिलेगा, मतलब ऐसा आपका सुअवसर मिलेगा कि एक तरह से कहा जाए कि आपको क्या विश्व में कहीं भी सुलभ आपका हो सकता नहीं है, केवल आपको भारत में ही सुलभ आपका हो सकता है, मतलब उपलब्ध आपका हो सकता है। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, मतलब आज की कोई भी समस्या को ले लीजिए, वहाँ वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से हो, संबंध से हो, या सच्चे शिक्षा से हो, या संसद में प्रतिनिधि की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे वो परिवार संबंधित कानून हो अथवा अन्य कोई कानून, मसला सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसे प्रयोगशील मिलेगी जैसे विश्व में अन्यथा कहीं नहीं मिल सकती। यानी कहने का अर्थ है कि कानून में आपको हो जाए, सीखने में, सिखाने में, या संसद के बारे में उस शिक्षा के लिए कोई भी चीज़ आपको कुछ प्रयोग करने के लिए ही आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको भारत के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। ऐसे कौन कह रहे थे? लेखक जी कह रहे हैं संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। मतलब कहने का अर्थ है कि संस्कृत भाषा में आपको ऐसा चिंतन मिलेगा कि अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे, मतलब उसको पढ़ने में इतना गहरा डूब जाइएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि अभी तक वो आप पढ़े ही नहीं होंगे। केवल कहाँ देखने को मिलेगा? तो केवल आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदास्ता को जगाने वाला पाठ में भी प्रचुर परिमाण को पढ़ने को मिल सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको मानव हृदय के एकदम गहनतम, एकदम बढ़िया रूप से, गहन रूप से, मानव हृदय के गहन रूप से अगर सहानुभूति और सदास्ता के अगर जाने वाले पढ़ने वाले आपको है प्रचुर मात्रा में आपको परिणाम पढ़ने का मिल सकता है, तो केवल आपको भारत में ही आपको मिल सकता है। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूँ कहें कि हमारे अपने स्वरूप अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरा नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि भारत के किसी भी स्थान पर, चाहे भारत के स्थान में किसी भी मानव मस्तिष्क में हो, चाहे इतिहास में हो, चाहे कोई भी चीज़ में, कोई भी आपका विषय में भारत को दूसरे स्थान पर हम लोग नहीं रख सकते हैं। कौन सा स्थान पर रख सकते हैं? फर्स्ट नंबर स्थान पर हम लोग रख सकते हैं। ऐसा कौन कह रहे थे? लेखक जी कह रहे हैं मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन के विषय क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैत्य विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो, अथवा रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्राचीन काल या शिल्प का हो, अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचार करने के लिए भले ही आप चाहे या ना चाहे आपको भारत की शरण लेनी ही होगी। यानी कहने का अर्थ है आप किसी भी विषय में हो, या विधि शास्त्र में हो, या मानव मस्तिष्क में है, या भाषा के चाहिए, अगर धर्म के चाहिए, या देवता के चाहिए, किसी भी अगर क्षेत्र में आपको अच्छी तरह से आपको जानना है, अगर अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? तो आपको भारत ही आपको आना पड़ेगा। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। ऐसे लेखक जी कह रहे हैं। क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपदेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित आपका है। यानी कहने का अर्थ है कि सबसे पुराना इतिहास, सबसे बढ़िया इतिहास आपको कहाँ क्या है? तो आपको भारत के ही आपका है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचना कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर भारत के इतिहास को अगर हम लोग बढ़िया से पढ़ना स्टार्ट कर दें और सामायिक ढंग से अगर व्याख्या अगर करना स्टार्ट कर देते, जितना भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए गए हैं उसके सामने क्या है वो आपका उसके सामने वो आपको आगे उसके जो अध्ययन है उसके सामने क्या है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया वो आपके नीचे आपका
बढ़ जाएगा। एक तरह से कहा जाएगा बहुत ही आपका क्या हो जाएगा, उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। इतना क्या है, भारत का इतिहास इतना गहरा आपका है। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम ही संस्कृत है। मतलब कहने का अर्थ लेखक जी कह रहे हैं कि हम आज के भारत के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस समय के भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करूँगा जिसका भाषा क्या था आपका, संस्कृत आपका था। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसा क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वत्यासी क्यों है। तो कहने का अर्थ है कि आप कहेंगे कि हाँ लेखक जी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि संस्कृत पर ही क्यों इतना ध्यान दें, संस्कृत में आखिर क्या है कि जो हम लोग संस्कृत पर हम लोग ध्यान दें। सुनिएगा, संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना। यानी कहने का अर्थ लेखक जी कह रहे हैं हम इसलिए संस्कृत के बारे में हम कह रहे हैं कि संस्कृत के जो आपका प्राचीनतम आपका हम जानते हैं ग्रीक भाषा से भी क्या है, संस्कृत सबसे आपका पुराना आपका क्या है, संस्कृत आपका पुराना आपका है। जिस रूप में आज यहाँ हम तक पहुँची है उसमें भी अत्यंत प्राचीनतम तत्व तो भली भांति सुरक्षित है। यानी कहने का आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वो क्या है, अत्यंत प्राचीन तत्व तो भली भांति क्या एक तरह से सुरक्षित आपका है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ समय अवश्य है। आज हम लोग तो यहीं तक रहने देते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में क्या जानेंगे, संस्कृत की सबसे पहली विशेषता हम लोग जानेंगे।